नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। अभी हम जो है कि दीपक सर के पास है, वही दीपक सर जो लगातार 2 महीने से चर्चा में चल रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो रेलवे का वैकेंसी आया हुआ है उनमें कौन कौन से छात्र हैं जो फॉर्म को फिलअप करेंगे और कौन ऐसे छात्र जो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसे बहुत ऐसे छात्र हैं जो ITI कर चुके हैं और बहुत ऐसे छात्र जो नॉन ITI वाले हैं, तो कौन ऐसे छात्र हैं जो कि रेलवे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? नहीं, छात्र तो सारे रेलवे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो मैट्रिक पास हैं, ITI किए हैं, जो मैट्रिक पास हैं, ITI नहीं किए हैं, जो ITI नहीं किए हैं उनके लिए 12th फिर भी सीट निकलती हैं। जो ग्रेजुएशन किए हैं वो ग्रेजुएशन पर भी कुछ वैकेंसी आती हैं। तो रेलवे एक ऐसा नियोक्ता है भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालती है और सबसे ज़्यादा लोगों को अपने अंदर जोड़ती है, अब नौकरी देती है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि रेलवे के अंदर सारे पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और फॉर्म हर लोग भर सकते हैं। रहा बात ग्रुप डी का, आपने कहा ग्रुप डी का, जो आपने बात कहा, उस ग्रुप डी में बच्चों का अगर ये कहना है कि सर हम नॉन ITI वाले हैं तो हम फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो इसके लिए मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि ग्रुप डी में नॉन ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ITI वालों के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसियाँ, जो नंबर ऑफ सीटों की संख्या है वो ज़्यादा है, और नॉन ITI वालों के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसियों का संख्या है वो कम है। जैसे आप इतना समझिए, आपके स्टूडेंट, आपके चैनल से देखने वाले सारे लोग बस इतना समझिए कि अगर आप मैट्रिक के बाद ITI किए हुए हैं तो आप 90% सीटों के लिए एलिजिबल हैं। ग्रुप डी में जितनी भी वैकेंसी आई हैं उस सारी वैकेंसियों में से 90% सीटों के लिए आप एलिजिबल हैं। 10% वैकेंसियां ऐसी हैं जिसमें ITI का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो 10% सीटों पर जो नॉन ITI वाले हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे और 10% लोग नॉन ITI वाले 10% लोग उस सीट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब रहा बात कि क्या वैसे स्टूडेंट जो नॉन ITI वाले हैं वो उस सीटों पे फॉर्म भरते हैं जितना उनके लिए दिया गया है, क्या उस पे ITI वाले नहीं भरेंगे? तो भैया यहाँ पे मैं स्पष्ट बता दूं कि ITI वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो 100% सीटों के लिए एलिजिबल हैं और नॉन ITI वाले जो स्टूडेंट हैं वो मात्र और मात्र 10% सीटों के लिए एलिजिबल है। मतलब ITI वाले सारे पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और नॉन ITI वाले सारे पोस्ट के लिए, और नॉन ITI वाले सिर्फ 10% सीटों पर फॉर्म भरेंगे। अच्छा, जो नॉन ITI वालों के लिए सीटें निकाली गई हैं उसमें ITI वाले भी भर सकते हैं, लेकिन ITI वालों के लिए जो सीटें निकाली गई हैं, जो ITI पे निकाली गई हैं, उसमें नॉन ITI नहीं भर सकते। ये है पूरा माजरा। तो जितने लोग ITI किए हैं उनके लिए तो डबल खुशी की बात है कि 100% सीटों के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो नॉन ITI हैं, जो ITI नहीं किए हैं, उनके लिए थोड़ा सा चिंता का बात यही है कि उनको थोड़ा सा कम वैकेंसियों के लिए एलिजिबल किया गया है और वो कम सीटों के लिए एलिजिबल हैं। उनके लिए सीटों की संख्या कम है और सारे पोस्ट में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनके लिए कुछ पोस्ट निर्धारित की गई हैं, उसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वैकेंसी रेलवे के तरफ से ग्रुप डी की आखिरी वैकेंसी नहीं है। सारे लोग अगर ITI कर लेते हैं तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। सर, नए छात्र जो इस बार फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप किए हैं उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी है सर? देखिए, जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं या जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, किए हैं तो भैया LP में किए होंगे, टेक्नीशियन में किए होंगे, क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप तो अभी हुआ नहीं है। तो जो लोग भरे हैं और जो लोग भरने वाले हैं, फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी यही है, एक लाइन का बात है, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। सरकारी नौकरी आप करेंगे, बहुत सारा सैलरी आपको मिलने वाला है, तो भैया उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन स्ट्रेटजी ये जरूर रहेगा, आप एक बेहतर शिक्षक का कंटेंट को देख करके बेहतर कंटेंट वाले शिक्षक के पास आप जाते हैं, बढ़िया गुरुजी को पकड़ते हैं और अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ते हैं, तो फिर वही स्ट्रेटजी आपके लिए अपनानी होगी जो सब अपनाते हैं। अच्छे से सारे सब्जेक्ट को, सारे चैप्टर को, सारे टाइप को क्लियर कीजिए, एग्जाम में जाइए, बढ़िया स्कोर करके आइए, एग्जाम निकल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। सर, थोड़ा सा आपसे चाहेंगे कि नए छात्रों के लिए क्या सिलेबस है, सिलेबस की प्रक्रिया कैसी है, मतलब ये सब थोड़ा सा बता दें। देखिए, सिलेबस की बात करें तो रेलवे के अंदर खास करके आपको
4 सब्जेक्ट पे जबरदस्त तरीके से फोकस करना पड़ेगा। जैसे भी सर? पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा साइंस और चौथा जीके, जीएस, करेंट अफेयर, स्टैटिक सब मिला के। रेलवे में कई एग्जाम हैं, सारे एग्जाम के सिलेबस एक ही है, लेकिन सारे एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन का संख्या समान नहीं है और समान है। जैसे आप ग्रुप डी का फॉर्म भरिएगा, उसका सिलेबस वही है जो सभी एग्जामों के लिए है, लेकिन थोड़ा सा एलपी में चेंज हो जाएगा। एलपी में आपको ट्रेड का अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, मेंस में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से देना पड़ेगा। पीटी का जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन का संख्या 75 होगा। ग्रुप डी का जो आप एग्जाम दीजिएगा उसमें एक ही एग्जाम होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होगा। एनटीपीसी के पीटी में 100 क्वेश्चन होगा, मेंस में 120 क्वेश्चन होगा। सिलेबस एक ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज होना है। तो आपको मेन रूप से अच्छे से मैथ, रीजनिंग, साइंस 3 विषय पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा होता है। बाकी आर्ट्स विषय, करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो हैं उन पे भी फोकस करना पड़ेगा, उनसे क्वेश्चन का संख्या थोड़ा कम रहता है। लेकिन मेरिट बनाने के लिए हर विषय की जानकारी बेहतर होनी चाहिए और हर विषय को पढ़ना है। एक विषय को अगर आप पढ़ के सोचिएगा हम धुरंधर बन जाए, रिजल्ट हो जाए, तब धुरंधर बन सकते हैं, रिजल्ट नहीं होगा। जैसे आए हैं वैसे जाना पड़ेगा। साइंस के पीछे भागते हैं, रीजनिंग मैथ डल हो जाएगा। आर्ट्स साइंस के पीछे भागते हैं, फिर रीजनिंग मैथ डल होगा। रीजनिंग मैथ के पीछे भागते हैं, साइंस आर्ट्स डल हो जाएगा। सबको लेके चलना पड़ेगा पैरेलल में। जैसे एक खटिया के अगर 4 पौआ है, एक पौआ टूटेगा तो आपको सोने नहीं देगा, हिलते रहेगा, डिस्टर्ब करते रहेगा। इसलिए सभी विषयों को अच्छे से पढ़ना होगा, सीखना होगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी छात्रों के साथ साथ एक यही प्रॉब्लम रहता है कि मेरा मैथ अगर मजबूत है तो रीजनिंग थोड़ा कमजोर होगा, या फिर जीके कमजोर होगा, या अदर जो सब्जेक्ट ले लिए कुछ ना कुछ तो वीक रहता ही है। फिर उन लोग उस सही प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे ये विद्यार्थियों की मूर्खता है, और कुछ शिक्षक भी ऐसे हैं जिनके चक्कर में विद्यार्थी आ करके उलझ के परेशान हो जाते हैं। एक लाइन के बात है, विद्यार्थी को जब सिलेबस पता है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना होगा। और हमने कहा अभी कि सारे विषयों पर फोकस करना पड़ेगा। अब कोई शिक्षक कहते हैं हमारे विषय से बेसिक क्वेश्चन आता है, तो एक ही विषय पे बच्चा लग जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन आता है तो एक ही विषय पे नहीं लगना है। जैसे मान लीजिए फलाना विषय से बेसिक क्वेश्चन आता है, तो अगला जो विषय है उससे भी तो क्वेश्चन आता है, उससे 5 को मान लीजिए कम आएगा। जैसे मान लीजिए रीजनिंग से हम अपने ऊपर एग्जांपल देते हैं, दूसरा के विषय पे एग्जांपल देंगे तो लोग कुछ बमक जाएंगे। जैसे रीजनिंग से मेरा क्वेश्चन आता है 25 गो एलपी में, अब 20 गो मैथ का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम एलपी का भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का। तो 20 क्वेश्चन मेरा रीजनिंग से आ रहा है, अब 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहा है, अब 20 क्वेश्चन मैथ से आ रहा है। अगर मैं किसी विद्यार्थी के कहूँ कि रीजनिंग से 25 आएगा, सिर्फ रीजनिंग पढ़ो, तो मैं ये गलत कह रहा हूँ, विद्यार्थियों को मैं बरगला रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ। अगर मेरे सब्जेक्ट से रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया मैथमेटिक्स से भी 20 क्वेश्चन आ रहा है, 5 ही का अंतर है। तो जितना बेहतर से आप मैथ पढ़िए उतना ही बेहतर से रीजनिंग है, जितना बढ़िया से रीजनिंग पढ़िए उतना ही बढ़िया से मैथ पढ़ना है, और साइंस भी उतना ही बढ़िया से पढ़ना है, आर्ट्स भी उतना ही बढ़िया से पढ़ना है। सारे विषयों को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज और है, जैसे मैथ रीजनिंग में आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वहाँ से नंबर सॉलिड आएगा, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता है। बाकी साइंस आर्ट्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत लग जाएगा। तो ये सब चीज़ों को समझ करके पढ़ाई करिएगा, कोई समस्या नहीं है। सर वैकेंसी तो आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि वैकेंसी आ रहे हैं, जो कि बहुत ऐसे छात्र जो बेरोजगार हैं और बेरोजगार से रोजगार बनेंगे, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर बिहार में बहुत ऐसे दिक्कतें आता है, कोई वैकेंसी सही ढंग से नहीं ले जाता है, इस पर क्या बोलिएगा सर? ये सर समस्या आती है तो समस्याओं का तो समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज समस्याओं का समाधान जब तक नहीं ढूंढा जाता तब तक समस्याओं के साथ तो सर परेशान होना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। हालांकि वैकेंसियाँ आती हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, ये सब तो सरकार की कमियां हैं, धीरे धीरे दूर हो रही हैं, हो भी जाएंगी। लेकिन इस पे हम यही कहेंगे, हम उस आयोग की निंदा करेंगे। लेकिन रेलवे के अंदर थोड़ा देर होता है, लेकिन क्वेश्चन आउट जैसी स्थिति और एग्ज़ाम कैंसिल होने जैसी स्थिति ना के बराबर देखने के लिए मिला है और मिलता है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, इस सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, मन लगा के पढ़ना है। अगर हम इस पे ध्यान दें और ऐसा नहीं हुआ तो फिर वैकेंसी हाथ से चली जाएगी।
तो इस बातों पे ध्यान देना ही नहीं है, पढ़ाई करना है। रेलवे के अंदर ऐसा नहीं होता है, एसएससी के अंदर भी नहीं होता है। कई वैकेंसियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई वैकेंसियों में, कुछ वैकेंसियों में ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, क्वेश्चन आउट जैसी स्थिति और एग्ज़ाम कैंसिल जैसा स्थिति। तो ये समस्या है, तो इसकी निंदा करते हैं हम, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हुआ है तो झेलना तो पड़ेगा। हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं। इसके लिए हम लोग कई कदम उठाते हैं कि सब सर ना हो। थोड़ा सा आपके ऊपर बात करेंगे। आए दिन 2-4 महीने के अंदर में बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं सर, इसके पीछे क्या राज है? इस चर्चा में हम कहाँ चल रहे हैं, चर्चा तो लोग कर रहे हैं। काफी ज्यादा वायरल चल रहे हैं सर आपके साथ, बहुत ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं। सर मुझे लगता है कि शिक्षक अगर कोई वायरल होता है तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों का प्यार होता है, विद्यार्थियों का मोहब्बत होता है, और विद्यार्थी ये चीज़ों को समझते हैं कि ये शिक्षक मेरे लिए बेहतर है, अच्छा पढ़ाता है। हम लोग सर वायरल होने के लिए नहीं, हम लोग विद्यार्थी को कंटेंट देने के लिए पढ़ाते हैं और उसको नौकरी तक पहुंचाने के लिए पढ़ाते हैं। अब विद्यार्थी को अच्छा लगता है, विद्यार्थी ज़्यादा जुड़ते हैं। हम लोग कभी कभी क्लास में कुछ मोटिवेशनल बातें भी बोल देते हैं, कभी शायरी वायरी भी मारते हैं, अंदाज हमेशा से वही रहा है। वही लोग ज़्यादा काट काट के अपने चैनल पे लगाते हैं तो वायरल हो जाता है, चीज़ें बातें वायरल हो जाती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर जो आपका वीडियो काट के यूट्यूब पे लगा रहा है उसको सर रिपोर्ट मार दीजिए, ब्लॉक करवा दीजिए, कॉपीराइट मार दीजिए। हम बोले छोड़ो यार, अगर कुछ लोग अगर मुझसे जुड़ करके और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं तो इससे हमें कोई खास समस्या नहीं है, क्योंकि एक इंसान जब फेमस होता है तो उससे कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। और पहले से तो मैं बेहतर हूँ कि मैं अब लोगों के साथ हूँ और लोग मेरे साथ हैं। शिक्षक हूँ, मैं बेहतर पढ़ाता हूँ, अब लोगों का प्यार है तो मैं वायरल हो जाता हूँ, अलग बात है। सर आए दिन काफ़ी ज़्यादा जो है कि छात्र आपके मतलब नए छात्र आपके संस्था पे आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है? जैसे सुविधा का बात कीजिएगा तो विद्यार्थी को सुविधा नहीं, पढ़ाई चाहिए। आ रहा बात पढ़ाई के साथ सुविधा चाहिए, तो मेरे यहाँ हर वो सुविधा है जो एक विद्यार्थी को चाहिए। सर मैं ऐशो आराम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे टीचर से लेकर के सिलेबस सही ढंग से। मैं भी ऐशो आराम का बात नहीं किया, क्योंकि एक कोचिंग क्लास में ऐशो आराम की कोई बात नहीं होती। हम लोग सर विद्यार्थी के लिए हर तरह का बैचेज लॉन्च किए हुए हैं। मेरे यहाँ 5 रुपया से लेकर के 2500 रुपया तक का बैच है, 5 से लेके 25 तक का बैच है। और YouTube हम विद्यार्थियों के लिए फ्री किए हैं। अगर कोई विद्यार्थी मुझसे पढ़ना चाहता है या मेरी टीम के किसी भी शिक्षक से पढ़ना चाहता है तो मेरे YouTube चैनल पे जाए, दीपक सर पटना सर्च करे और वहाँ देख सकता है मुझे। मेरे YouTube चैनल का नाम है दीपक सर पटना, सर्च कर सकता है, देख सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब मैं एक लाइन के बाद बोला कि मेरे यहाँ 5 रुपया से लेकर 2500 तक का कोर्स है, सबकी अलग अलग ड्यूरेशन है, सबका अलग अलग काम है। मेरे यहाँ 5 रुपये का टेस्ट चलता है, 10 रुपये का भी क्लास चलता है, 49 रुपये का भी क्लास चलता है, 99 रुपये का भी क्लास चलता है, 199 का भी चलता है, 299 का भी चलता है। फाउंडेशन बैच जो है वो भी 2500 2022 में चलता है। तो हर तरह की कोर्सेज मेरे यहाँ हैं। विद्यार्थी को जो ज़रूरत होती है हम वही देते हैं। फालतू का इधर से उधर फंसा करके टाइम पास मुझे करने नहीं आता है। मैं विद्यार्थी को वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।